हाय गाइस, वेलकम टू स्टॉक ब्रेन्स। माय नेम इज आयुष और आज इस वीडियो में हम लोग पॉइंट एंड फिगर चार्टिंग के बारे में बात करने वाले हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों ने इस चार्टिंग को यूज़ नहीं किया होगा और कुछ लोगों ने तो पीएनएफ चार्टिंग को देखा भी नहीं होगा कभी रियल लाइफ में। इसी वजह से हम लोग इसको बहुत ज़्यादा बेसिक से समझने वाले हैं, एकदम ग्राउंड लेवल से हम लोग समझेंगे कि ये पॉइंट एंड फिगर चार्टिंग क्या होती है। सबसे पहले बात करेंगे कि कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं पॉइंट एंड फिगर चार्टिंग का, और ये बॉक्स साइज़ क्या होता है, रिवर्सल अमाउंट साइज़ क्या होता है। हो सकता है आप लोगों ने बॉक्स साइज़, रिवर्सल साइज़ ये सारी चीज़ें कभी पहले सुनी ही ना हो, तो हम लोग इन सारी चीज़ों को एक-एक करके समझेंगे धीरे-धीरे। फिर उसके बाद हम लोग आएँगे ट्रेंड लाइन्स के ऊपर, कैसे हम लोग ट्रेंड लाइन्स ड्रॉ करते हैं पीएनएफ चार्टिंग के ऊपर। फिर हम बात करेंगे कंसोलिडेशन क्या होता है पॉइंट एंड फिगर में, कुछ बेसिक पैटर्न्स लाइक फ्लैग, ट्रिपल टॉप, डबल बॉटम, ये सारे जो पैटर्न्स हैं ये पॉइंट एंड फिगर चार्टिंग में भी होते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर लास्टली हम लोग सीखेंगे कि ये प्राइस कैलकुलेट कैसे किया जाता है, प्राइस टारगेट कैसे कैलकुलेट करते हैं पॉइंट एंड फिगर चार्टिंग में। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है कैलकुलेट प्राइस टारगेट, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक आध क्वेश्चन इससे आ सकता है आपके सीएमटी एग्ज़ाम के अंदर। सो प्लीज़ रेडी रहिएगा इस चीज़ के लिए। और सबसे पहले दोस्तों हम लोग समझते हैं कि ये पॉइंट एंड फिगर चार्टिंग होती क्या है। तो पॉइंट एंड फिगर चार्टिंग कंसिस्ट ऑफ कॉलम ऑफ एक्स एंड ओ दैट रिप्रेजेंट फिल्टर्ड प्राइस मूवमेंट। अब ये क्या बोल दिया मैंने, इसको मैं थोड़ा सा आपको एक चार्ट दिखा के समझाना चाहूँगा। अब दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने नॉर्मल चार्ट्स अपने देखे होंगे, नॉर्मल चार्ट्स में क्या होता है, वर्टिकली यहाँ पे प्राइस प्लॉट होता है और हॉरिजॉन्टली यहाँ पे टाइम प्लॉट होता है, राइट। लेकिन अगर आप इस एग्जाम्पल में देखेंगे तो नीचे टाइम नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, है ना। यहाँ पे टाइम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्राइस है। और कुछ कॉलम ऐसे एक्स के बने हुए हैं, फिर कुछ कॉलम ओ के ऐसे बने हुए हैं। तो एक्सओ करके पूरी चार्टिंग यहाँ पे बनी हुई है। जब भी प्राइजेस ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये एक्स कॉलम मार्क हो जाते हैं, और जब भी प्राइजेस नीचे की तरफ जाते हैं तो वो ओ कॉलम मार्क हो जाते हैं चार्ट के ऊपर। तो एक्स रिप्रेजेंट करता है बुलिशनेस को और ओ रिप्रेजेंट करता है बेयरिशनेस को मार्केट के अंदर। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि एक्स कॉलम जो है वो राइजिंग प्राइजेस को बताता है और ओ कॉलम्स जो है वो फॉलिंग प्राइजेस को बताते हैं। अब ईच प्राइस बॉक्स रिप्रेजेंट अ स्पेसिफिक वैल्यू विच इज नोन एज बॉक्स साइज। अब ये बॉक्स साइज क्या होता है, इसको मैं आपको समझा देता हूँ। तो दोस्तों आप देख रहे हो कि ये जो एक बॉक्स है ना, यहाँ पे नीचे वाले ये बॉक्स में लिखा है $10, फिर इसके ऊपर वाले बॉक्स में लिखा है $11, फिर उसके ऊपर वाले बॉक्स में लिखा है $12। तो जैसे जैसे ये बॉक्सेस बढ़ते जा रहे हैं ना, वैसे वैसे प्राइस $1 बढ़ता जा रहा है, राइट। तो यहाँ पे जो बॉक्स साइज है वो $1 का है। तो जब भी प्राइस $1 से ऊपर जाएगा तो एक्स मार्क हो जाएगा, और जब भी प्राइस $1 से नीचे जाएगा ये ओ मार्क हो जाएगा। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि ये एक्स और ओ कैसे मार्क हो रहे हैं। प्राइस जब भी ऊपर जाता है ये हम एक्स मार्क कर देते हैं, प्राइस जब भी नीचे जाता है $1 से तो हम ओ मार्क कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे टाइम का कुछ भी लेना देना नहीं है, क्योंकि टाइम इसमें फैक्टर होता ही नहीं है चार्टिंग के अंदर। और टाइम फैक्टर इसलिए नहीं होता पीएनएफ चार्टिंग के अंदर क्योंकि जो पॉइंट एंड फिगर चार्टिंग है वो एलिमिनेट करती है नॉइस को, वो नॉइस को एलिमिनेट करना चाहती है, इसी वजह से इसके अंदर कोई भी टाइम नाम की चीज़ नहीं होती। तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि ये जो एक्स वाला जो प्राइस है ये कितने बज के कितने मिनट पे यहाँ पे बना, ये जो ओ वाला मूवमेंट हुआ है ये कितने बज के कितने मिनट पे हुआ, ये सारी चीज़ें आपको नहीं दिखेंगी। आपको सिर्फ ये दिखेगा कि प्राइस कितना ऊपर गया, प्राइस कितना नीचे गया, और उसको रिप्रेजेंट करेंगे ये एक्स एंड ओ। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। और बॉक्स साइज जैसा मैंने आपको बताया इस केस में $1 है, लेकिन बॉक्स साइज कुछ भी हो सकता है। बॉक्स साइज कैन बी $10, $15, ₹100, ₹200, ये चीज़ आप सेट कर सकते हैं। अब दोस्तों हम समझते हैं कि ये पॉइंट एंड फिगर चार्टिंग को हम यूज़ क्यों करें। अभी ये जो रीजंस मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो मैं पॉइंटर्स बता रहा हूँ, इसको मैं आपको चार्ट पे भी समझाऊंगा एक एक करके। लेकिन अभी आप थोड़ा सा थ्योरी पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे दोस्तों ये एलिमिनेट करता है नॉइस को, और जो भी इनसिग्निफिकेंट प्राइस एक्शन होता है ना उसको ये हटा देता है। क्योंकि जिस दिन मार्केट में मूवमेंट नहीं हुआ रहता, ज़्यादा प्राइस ऊपर नीचे नहीं गया होता, वो जो प्राइस मूवमेंट है ना वो एक ट्रेडर के लिए इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है। लेकिन जब मार्केट में वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है, जब मार्केट में प्राइस एक्शन बहुत ज़्यादा तेज़ी से ऊपर नीचे जाता है, तो वो चीज़ एक ट्रेडर देखना चाहता है। तो यहाँ पे जो पॉइंट एंड फिगर चार्टिंग है वो पूरा का पूरा प्राइस पे फोकस है, टाइम का कोई लेना देना नहीं है। इसी वजह से ये
एलिमिनेट कर पाती है नॉइज़ को। अब दोस्तों जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है ना, उसको काफ़ी ईज़िली आइडेंटिफ़ाई किया जा सकता है पॉइंट एंड फिगर चार्टिंग के अंदर। हालाँकि कैंडल स्टिक में भी ये बहुत ईज़ी है, लेकिन जो पॉइंट एंड फिगर चार्टिंग है ना, उसमें तो ये और भी ज़्यादा ईज़ी है। टाइम एक्सपेक्ट हट जाता है, जैसा मैंने आपको बताया। और ये है ना, ऑटोमेटिक और सब्जेक्टिव ट्रेंड लाइन्स आप यहाँ पे दोनों ड्रॉ कर सकते हो। अब ये ऑटोमेटिक ट्रेंड लाइन कैसी ड्रॉ करी जाती है, ये सब्जेक्टिव ट्रेंड लाइन को हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ये अभी हम लोग आगे चल के समझेंगे ट्रेंड लाइन वाले पॉइंटर के ऊपर। अभी दोस्तों हम लोग बात करते हैं दो सेटिंग्स के बारे में, जो कि हमें पॉइंट एंड फिगर चार्टिंग बनाते वक्त चाहिए रहती है। सबसे पहली चीज़ तो है बॉक्स साइज, जो मैंने आपको समझा दिया कि जब प्राइजेस को ऊपर जाना है तो उसको कितना ऊपर जाना पड़ेगा एक टिक पाने के लिए, उसको हम बोलते हैं बॉक्स साइज। और यहाँ पे दूसरी चीज़ है रिवर्सल अमाउंट साइज। अब ये रिवर्सल अमाउंट साइज क्या होता है, इसको भी हमें समझना पड़ेगा। तो ये जो रिवर्सल अमाउंट है ना, ये बस दोस्तों हमें ये बताता है कि अगर स्टॉक को अपना ट्रेंड बदलना है, अगर चार्ट पे स्टॉक को अपना ट्रेंड बदलना है, तो उसको कितना ज़्यादा ऊपर या कितना ज़्यादा नीचे जाना पड़ेगा एक कॉलम रिवर्सल पाने के लिए। अब इस चीज़ को हम थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसा आप लोगों को पता है कि ये जो ओ है, ये रिप्रेजेंट करता है बेरिशनेस को, और जो एक्स है वो प्रेजेंट करते हैं हमारे बुलिशनेस को। अगर एक्स बन रहे हैं चार्ट के ऊपर, तो मतलब प्राइस जो है वो ऊपर जा रही है। अगर ओ बन रहे हैं तो प्राइस नीचे जा रही है। मान लीजिए हम लोग यूज कर रहे हैं 3 रिवर्सल अमाउंट, और बॉक्स साइज जो है वो हमारा 1 है। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, जो बॉक्स साइज है ना वो 1 है। जो दो कॉलम के बीच का डिफरेंस है ना, वो 1 है, राइट। $1 का डिफरेंस है दो कॉलम्स के बीच में। इससे हमें समझ में आ गया कि ये हमारा बॉक्स साइज है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, जो मेरा रिवर्सल अमाउंट है वो 3 है। अब ये रिवर्सल अमाउंट क्या हुआ, इसको समझते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जो फर्स्ट वाला कॉलम है, यहाँ पे मेरे ओ बन रहे हैं, मतलब ट्रेंड डाउन है ना। अब यहाँ पे ट्रेंड को अप जाने के लिए, मतलब ट्रेंड को ऊपर जाने के लिए और इस चार्ट पे प्लॉट होने के लिए कितना ज़्यादा प्राइस को ऊपर जाना पड़ेगा, तब जाके मैं एक्स प्लॉट करूंगा, वो है मेरा रिवर्सल बॉक्स साइज। जैसे मान लीजिए अभी ये 15 रुपए पे प्राइस था, गिरते 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 10 रुपए पे आ गया, राइट। अब यहाँ पे प्राइस जो है वो 10 रुपए से अगर 11वें रुपए पे जाएगा, तो क्या मैं ये एक्स प्लॉट करूंगा अगर मेरा रिवर्सल बॉक्स साइज 3 का है? तो जवाब है नहीं। अगर मेरा प्राइस 10 रुपए पे है और 10 रुपए से जाके वो ऊपर बढ़ते बढ़ते 12 रुपए तक पहुंच जाता है, तो क्या मैं ये एक्स प्लॉट करूंगा? नहीं। अगर प्राइस 10 रुपए पे है और 10 से 13 रुपए पे चला जाता है, 3 रुपए या 3 बॉक्स ऊपर की तरफ मूव कर जाता है दूसरी दिशा में, तो क्या मैं ये प्लॉट करूंगा? जी हाँ। क्यों? क्योंकि जो मेरा रिवर्सल बॉक्स साइज है वो है 3। यहाँ पे जैसा मैंने लिखा हुआ है कि इफ द बॉक्स साइज इज 1 एंड द रिवर्सल अमाउंट इज 3, मतलब एक अगर बॉक्स साइज है और रिवर्सल अमाउंट 3 है, तो जब भी प्राइस सेम डायरेक्शन में ऊपर या नीचे की तरफ जाएगा, तो मैं ये एक्स या ओ प्लॉट कर दूंगा। लेकिन ट्रेंड को रिवर्स होने के लिए कितनी बार कितने पॉइंट की प्लॉटिंग चाहिए, वो हमें बताता है हमारा रिवर्सल अमाउंट। यहाँ पे मेरा रिवर्सल अमाउंट 3 है, तो मतलब अगर ट्रेंड को रिवर्स होना है ना, तो मिनिमम यहाँ पे मुझे 3 पॉइंट का अप मूव चाहिए, तब जाके मैं ये एक्स प्लॉट कर पाऊंगा। तो ऐसा होता है दोस्तों, जब भी जो ट्रेंड है हमारा वो डाउन होता है, और उसके बाद जब भी ट्रेंड बदलता है ना, तो उसको एटलीस्ट 3 गुना ज़्यादा ऊपर जाना पड़ता है बॉक्स साइज के। ये जनरल रूल है। आप चाहो तो ये रिवर्सल बॉक्स साइज की जो सेटिंग है उसको बदल सकते हो। अगर आप रिवर्सल बॉक्स साइज 2 सेट करोगे, तो 10 रुपए पे अगर प्राइस है और उसके बाद 12 पे जाएगा, तो ये 2x प्लॉट हो जाएंगे। लेकिन अभी इस केस में 3 है हमारा रिवर्सल बॉक्स साइज, तो प्राइस को 10 रुपए से 13 रुपए पे जाना पड़ेगा, तब जाके ये एक्स मेरे प्लॉट होंगे, जब जाके ये रिवर्सल वाला प्लॉट होगा। अब मान लीजिए ये प्राइजेस मेरे ऊपर जा रहे हैं जा रहे हैं, ये 15 रुपए पे आ गए, ये सेकंड कॉलम पे, राइट। लेकिन अब यहाँ से अगर मेरे को ये रिवर्सल वाले प्लॉट करने हैं वो, तो मुझे कम से कम प्राइस को 3 रुपए से ज़्यादा नीचे गिरता हुआ देखना पड़ेगा। अगर प्राइस 15 से 12 पे जाता है, तो ही मैं ये रिवर्सल प्लॉट करूंगा। अगर प्राइस 15 से 13 पे गया, फिर वापस से 15 पे आ गया, तो मैं कोई भी ओस प्लॉट नहीं करूंगा, राइट। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा रिवर्सल बॉक्स साइज क्या होता है और बॉक्स साइज क्या होता है। अगर नहीं आया है तो प्लीज़ वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड कीजिए और वापस से देखिए, ताकि आपको समझ में आए कि ये बॉक्स साइज और रिवर्सल बॉक्स साइज क्या होता है। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं बॉक्स स्केलिंग की। तो बॉक्स स्केलिंग के 3-4 तरीके होते हैं, लेकिन उस तरीकों को समझने से पहले बस मैं आपको एक सेटिंग बता देना चाहता हूँ। जो हमारा चार्ट होता है वो प्लेटफॉर्म्स पे कुछ इस टाइप का दिखता है, और कुछ प्लेटफॉर्म्स हमें सेटिंग्स प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक्स ओ प्लॉट है और पूरा ग्राफ आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे स्केलिंग मेथड नाम की चीज़ लिखी हुई है, एक बॉक्स साइज नाम की चीज़ लिखी हुई है,
ATR को हम अभी इग्नोर कर देते हैं। यहाँ पे रिवर्सल में भी आप देख सकते हो 3 लिखा हुआ है। अगर बॉक्स साइज मेरा 1 का है तो स्टॉक को $1 ऊपर जाना पड़ेगा एक एक्स या ओ मार्क करने के लिए। अगर रिवर्सल मेरा 3 है तो स्टॉक को $3 गिरना पड़ेगा एक रिवर्सल को मार्क करने के लिए चार्ट के ऊपर। तो ये सेटिंग्स आप बदल सकते हो, आप 3 से 2 कर सकते हो, आप बॉक्स साइज को 2 कर सकते हो या रिवर्सल को 6 कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आपके ऊपर है। तो आई होप ये आपको सेटिंग थोड़ी सी समझ में आई होगी। अब अगर मैं आपको ट्रेडिंग व्यू पे लेके चलूँ, जिसको मैं रिकमेंड करता हूँ चार्टिंग के लिए, तो यहाँ पे दोस्तों मुझे जाना पड़ेगा चार्ट्स के ऊपर, यहाँ पे ऊपर लेफ्ट हैंड साइड पे कैंडल्स के ऊपर। और अगर मैं यहाँ पे पॉइंट एंड फिगर को लगाता हूँ तो ये मेरा पॉइंट एंड फिगर चार्ट प्लॉट होके आ जाएगा इस तरीके से। जितना मैंने यूज़ किया है ट्रेडिंग व्यू को, आई थिंक यहाँ पे कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं दिया जाता आपको कि आप बॉक्स साइज बदल लो अपने हिसाब से या रिवर्सल साइज आप अपने हिसाब से बदल दो। ये सारी चीज़ें हैं ना, ये ऑटोमेटिकली मुझे दिख रही हैं। मुझे यहाँ पे बॉक्स साइज को सिलेक्ट नहीं करना पड़ रहा, मुझे यहाँ पे रिवर्सल साइज को इनपुट नहीं करना पड़ रहा सिस्टम पे। ये लोग ऑटो जनरेट कर रहे हैं इन सारी चीज़ों को। तो अब ये कैसे कर पा रहे हैं इसको हम लोग समझते हैं। ये जो मेथड्स होती है ना, इसको एक एक करके अब हम लोग समझना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रेडिशनल बॉक्स स्केलिंग की। तो इसको समझने के लिए दोस्तों मैं आया हूँ यहाँ पे स्टॉक चार्ट्स वेबसाइट के ऊपर। मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि ये वाला जो चैप्टर है ना, उसको आपको मेरे ख्याल से यहाँ से समझना चाहिए। बुक से अगर समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे आके आप पढ़िए, तो काफ़ी ईजी पड़ेगा आपको। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे बॉक्स स्केलिंग की। तो सबसे पहला मेथड है ट्रेडिशनल बॉक्स स्केलिंग। तो यहाँ पे दोस्तों क्या किया है इन लोगों ने कि अगर जो प्राइस है वो $0.25 के नीचे है तो बॉक्स साइज इनका कुछ ये है, मतलब इन्होंने डिफाइन करके रखा है पहले कि अगर प्राइस $0.25 से $1 के बीच में है तो ये मेरा बॉक्स साइज होगा। अगर $20 से $100 के बीच में है मेरा प्राइस रेंज तो ये मेरा बॉक्स साइज होगा। तो एक तरीके से इन्होंने सब डिफाइन करके रखा है कि कितना रेंज होगी प्राइस की, स्टॉक की जो भी रेंज होगी उस हिसाब से जो मेरा बॉक्स साइज है ना वो चेंज होता रहेगा। जैसे बर्कशायर हैथवे का जो प्राइस है वो $25,000 से बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे बॉक्स साइज मेरा 500 का होगा। और इसी हिसाब से इन्होंने स्टॉक के प्राइस के हिसाब से बॉक्स साइजेस को अलग अलग बना के रखा है, राइट। सो ये होता है ट्रेडिशनल मेथड, जहाँ पे सारी चीज़ें पहले से ही प्री डिफाइंड होती हैं। अगर प्राइस बढ़ जाएगा तो आपका बॉक्स साइज बढ़ जाएगा, अगर स्टॉक का प्राइस गिर जाएगा तो आपका बॉक्स साइज जो है वो घट जाएगा। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं दूसरी मेथड के बारे में, जिसका नाम है परसेंटेज बॉक्स स्केलिंग। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होता है कि जो जो बॉक्स साइज है ना वो एब्सोल्यूट अमाउंट में नहीं होता, वो परसेंटेज अमाउंट में होता है। जैसे कि अगर किसी को 5% की स्केलिंग यूज़ करनी है तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई स्टॉक 5% ऊपर जाएगा तभी जाके कोई उसमें एक्स या ओ टिक होगा। और अगर मैंने 15% का रिवर्सल अमाउंट लेके रखा है तो अगर कोई स्टॉक 15% गिरेगा ना तो ही मैं उसमें रिवर्सल प्लॉट करूंगा चार्ट के ऊपर। तो ये होता है परसेंटेज बॉक्स स्केलिंग, जहाँ पे आप एब्सोल्यूट बॉक्स साइज अमाउंट को यूज़ ना करके आप परसेंटेज में बॉक्स साइज और रिवर्सल साइज को इनपुट करते हो अपने सिस्टम के ऊपर। अब दोस्तों तीसरा तरीका होता है डायनामिक, विच इज ऑल्सो नोन एज ATR स्केलिंग। तो इट इज बेस्ड ऑन द बॉक्स साइज ऑन द डेली एवरेज ट्रू रेंज। अब दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया था पिछले कुछ वीडियोस में, जो एवरेज ट्रू रेंज है ना ये बेसिकली वोलेटिलिटी को ट्रैक करता है मार्केट के अंदर। तो अगर कोई स्टॉक की वोलेटिलिटी ज़्यादा होगी तो यहाँ पे जो बॉक्स साइज है ना वो अपने आप बढ़ जाएगा इस डायनामिक स्केलिंग के हिसाब से। और अगर किसी स्टॉक की वोलेटिलिटी कम होगी तो उसमें बॉक्स साइज भी कम हो जाएगा। जो चार्टिंग मैं आपको अभी ट्रेडिंग व्यू पे दिखा रहा हूँ ना, ये वाली जो है ये ATR बेस्ड चार्टिंग है। यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो कंप्यूटर है हमारा या जो सॉफ्टवेयर है ये ATR के हिसाब से जो रेंज है, जो बॉक्स साइज है, जो रिवर्सल साइज है, इन सारी चीज़ों को ऑटोमेटिकली डिफाइन कर रहा है ATR के हिसाब से। तो ये था तीसरा मेथड। अब दोस्तों जो चौथा मेथड है ना हमारा वो है यूजर डिफाइंड बॉक्स स्केलिंग। यहाँ पे क्या होता है, जब ट्रेडर्स को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है पॉइंट एंड फिगर चार्टिंग को यूज़ करते हुए, तो वो समझ जाते हैं कि अगर स्टॉक का प्राइस ₹300 है या स्टॉक का प्राइस ₹3000 है तो मेरा बॉक्स साइज या रिवर्सल साइज क्या होना चाहिए। तो वो लोग अपने हिसाब से बॉक्स साइज और रिवर्सल साइज को बदलते रहते हैं। तो ये चीज़ एक्सपीरियंस से आती है, और आप चाहो तो बिना एक्सपीरियंस के भी इसको ट्राई कर सकते हो। तो बेसिकली ये जो फोर्थ वाला मेथड है ना ये यूज़र के डिस्क्रिप्शन के ऊपर है, ये मैनुअल मेथड है एक तरीके से देखा जाए तो। आई होप आपको ये चारों मेथड समझ में आए होंगे। अब दोस्तों
मैंने पीएनएफ चार्ट्स की जो सेटिंग है उसके बारे में बात कर ली। अब मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ जिसका नाम है मंथ मार्किंग। जैसा मैंने आपको बताया था, जो वाई एक्सेस होता है हमारा, वहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ प्राइस दिखता है। एक्स एक्सेस पे हमारे जो टाइम है वो आपको विजिबल नहीं होता पॉइंट एंड फिगर चार्टिंग के ऊपर। तो अगर किसी आदमी को ये पहचानना है या ये समझना है कि एक महीने में कितना मूवमेंट हुआ, कितने हमारे पॉइंट एंड फिगर चार्टिंग के ये जो नंबर्स हैं या एक्स हैं या ओ हैं, ये जो प्लॉट हुए हैं उनकी संख्या क्या है या प्राइस कितना ज़्यादा ऊपर नीचे गया है एक महीने के अंदर, तो वो सारी चीज़ें समझने के लिए लोगों ने क्या किया, लोगों ने 1 2 3 करके ऐसे काउंटिंग करना चालू कर दी और जो हमारा पॉइंट एंड फिगर चार्टिंग है उसके अंदर इसको प्लॉट कर दिया। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे तीसरा महीना खत्म हुआ, जो मार्च का महीना है वो खत्म हुआ तो इन्होंने यहाँ पे 3 लिख दिया, जो अप्रैल का महीना है वो यहाँ पे खत्म हुआ तो इन्होंने 4 लिख दिया, और इस प्रकार से इन्होंने मंथली मार्किंग कर दी ताकि जो ट्रेडर है या इन्वेस्टर है उनको ये समझ में आ जाए कि यार कौन सा महीना कब चालू हुआ था और इस महीने में कितनी एक्टिविटी हुई। लेकिन जो ट्रेडिंग व्यू का सॉफ्टवेयर है उसमें आपको मिलेंगी नहीं है मंथली मार्किंग्स, और मैंने तो किसी भी सॉफ्टवेयर में नहीं देखी, लेकिन ये भी एक ऑप्शन होता है जो कि एक ट्रेडर यूज कर सकता है कुछ सॉफ्टवेयर्स के अंदर। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि ये पॉइंट एंड फिगर चार्टिंग जो है वो प्रैक्टिशनर्स क्यों यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं इसको प्रैक्टिशनर। तो दोस्तों ये बहुत ही यूजर फ्रेंडली मेथड है। मुझे ऐसा लगता है कि आप में से काफ़ी लोगों को ये मेथड अभी तक यूज़र फ्रेंडली लगा नहीं होगा, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने इसको प्रैक्टिकली नहीं समझा है। सिर्फ हम लोग थ्योरी थ्योरी के बारे में बात कर रहे हैं बेसिकली। लेकिन जब मैं आपको चार्ट पे ये मेथड बताऊंगा, समझाऊंगा, थोड़ा पैटर्न वगैरह ड्रॉ करके बताऊंगा, तो आपको समझ में आएगा कि ये बहुत ही यूज़र फ्रेंडली मेथड है। हालांकि बहुत सारे ट्रेडर्स जो है वो कैंडल स्टिक पे ही डिपेंडेंट है, लेकिन ये पॉइंट एंड फिगर चार्टिंग भी एक अच्छा मेथड है जिसको आप यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे जो एकेडमिक्स वाले लोग होते हैं, जैसे प्रोफेसर या पीएचडी टाइप के जो लोग होते हैं, उन्हें बहुत पसंद आता है पॉइंट एंड फिगर चार्टिंग, क्योंकि इसको आइडेंटिफाई काफ़ी आसानी से किया जा सकता है और इस पे बैक टेस्टिंग भी इजीली करी जा सकती है। ये कैंडल स्टिक की तरह सब्जेक्टिव नहीं है। यहाँ पे जो प्राइस पैटर्न्स होते हैं वो बहुत ऑब्जेक्टिव होते हैं, इसी वजह से इसको टेस्ट करना और आइडेंटिफाई करना ईजी है। और ये नॉन टेक्नीशियंस जो एनालिस्ट लोग नहीं हैं उनको भी आसान लगता है, क्योंकि एक्सो एक्सो वाला जो पैटर्न है वो सभी लोगों को समझ में आता है। कैंडल स्टिक उसके मुकाबले थोड़ा सा टफ है, मैं ये बोलूँगा, और ये बहुत स्टैंडर्डाइज मेथड है, इसी वजह से लोग पॉइंट एंड फिगर चार्टिंग को यूज़ करते हैं। अब दोस्तों हम लोग समझते हैं पॉइंट एंड फिगर चार्टिंग के कुछ बेसिक्स बाय एंड सेल रूल्स को। तो ये जो रूल्स है ना, ये जनरल रूल्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको इन्हीं को फॉलो करना पड़ेगा स्टॉक्स को बाय या सेल करते समय। आप चाहो तो ना भी करो इसको फॉलो तो भी चल जाएगा, लेकिन ये जनरल रूल्स हैं, इसीलिए आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी जो पैटर्न्स है ना वो इसी पे काम करते हैं दोस्तों, वो इसी प्रिंसिपल्स पे काम करते हैं, तो इसके बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है हमें। तो यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, बाय व्हेन द फिल्ड कॉलम ऑफ एक्स द करंट अपस्विंग राइजेस अबव द प्रीवियस कॉलम ऑफ एक्स बाय 1 बॉक्स। अब ये क्या बोल दिया मैंने, इसको मैं थोड़ा सा ट्रेडिंग व्यू पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने ऐसा बोला था कि ये जो फिल्ड कॉलम है ना एक्स के, मतलब ये जो एक्स एक्स की प्लॉटिंग हो रही है, इसका जो करंट अपस्विंग है उसको राइज करना पड़ेगा प्रीवियस कॉलम ऑफ एक्स, मतलब जो इससे पहले वाले एक्स प्लॉट हुए ना उसको एक बॉक्स से ऊपर जाना पड़ेगा, तब जाके आपको बाय का सिग्नल मिलेगा। अब इस चीज़ को मैं थोड़ा सा आपको अच्छे से समझा देना चाहता हूँ। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, ये एक ऐसा कॉलम है जहाँ पे बहुत सारे एक्स प्लॉट हुए हैं, ये दूसरा ऐसा कॉलम है जहाँ पे बहुत सारे एक्स प्लॉट हुए हैं। तो बाय का सिग्नल कहाँ पे आया इसको हम लोग समझते हैं। अब दोस्तों ये जो सेकंड वाली लाइन है ना एक्स की, इसने क्रॉस किया अपनी पिछली वाली एक्स लाइन को, राइट। यहाँ पे जो सेकंड वाला जो एक्स का कॉलम है, इसने अपने फर्स्ट वाले एक्स के कॉलम से ऊपर एक कॉलम बनाया, तो यहाँ पे एक बाय का सिग्नल जनरेट हुआ। और यहाँ पे जो तीसरा वाला आप एक्स का कॉलम देख रहे हो, यहाँ पे भी सेम सीन है। जो तीसरा वाला एक्स का कॉलम है हमारा, उसने सेकंड वाला जो एक्स का कॉलम था उसके ऊपर एक एक्स बनाया, उसके ऊपर एक एक्स प्लॉट किया। तो यहाँ पे जो थर्ड वाला कॉलम है यहाँ पे भी बाइंग थी। आई होप आपको ये सिंपल सा रूल समझ में आया होगा। जैसे जैसे ये एक्स ऊपर जाते जाए और जो पिछला वाला एक्स का कॉलम है, जैसे ही ये करंट वाला जो लाइन है वो उसको बीट कर दे, जो पिछले वाले कॉलम है उसको बीट कर दे ये लाइन, तब आप बाय कर सकते हो। और यही रूल दोस्तों सेल में भी अप्लाई होता है। जब ये जो ओज है, जब ये जो ओज है ये करंट डाउन स्विंग जो है ना इनका, वो बीट कर दे पिछले वाले ओस को, तो हम लोग बोलेंगे कि सेल सिग्नल आ गया। तो इसको भी मैं आपको समझा देता हूँ ट्रेडिंग व्यू के ऊपर कि ये क्या बोल रहा हूँ मैं। तो दोस्तों जो पहला वाला हमारा ओ है ना वो ये है, हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि जो पहला वाला ओ है वो ये है, राइट। सो अब यहाँ पे हमें ये देखना पड़ेगा कि जो दूसरे वाले ओज हैं
क्या वो ये जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, इसको मैं थोड़ा सा रेड से प्लॉट कर देता हूँ ताकि समझ में आ जाए आपको। जो रेड वाला पॉइंट है, क्या इसको तोड़ रहे हैं, क्या इसको तोड़ रहे हैं? तो ये जो सेकंड वाला ओ है, जो सेकंड वाला ओ कॉलम है, ये इसको तोड़ रहा है नीचे से। तो यहाँ पे ये जो रेड लाइन है ना, इसके नीचे एक सेल सिग्नल जनरेट हुआ। तो ये बहुत ही सिंपल से बाय एंड सेलिंग रूल है। अब जो हमारा टेक्निकल एनालिसिस है नॉर्मल, जो कि कैंडल स्टिक वगैरह पे आधारित है, वहाँ पे हम लोग इस चीज़ को बेसिकली ब्रेकआउट बोलते हैं, राइट? कि जैसे ही ब्रेकआउट आया ये कैंडल के ऊपर बाय कर लो, जैसे ही ब्रेकआउट हुआ इस कैंडल के नीचे सेल कर दो। यही चीज़ हो रही है हमारी पॉइंट एंड फिगर चार्टिंग में। जैसे ही जो करंट वाली ओ जो कॉलम लाइन है, वो जैसे ही अपने पिछले वाले ओस के नीचे चली जाए तो सेल कर दो। जो एक्स है वो ज़्यादा बनने लगे ऊपर की तरफ पिछले वाले कॉलम के मुकाबले, तो बाय कर लो। ये बहुत ही सिंपल से बाय एंड सेल रूल्स हैं, इसके बारे में आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया हो तो प्लीज़ रिवाइंड करें वीडियो को और वापस से देखें। ये टॉपिक आप लोगों के लिए नया है, इसी वजह से मैं इंसिस्ट करता हूँ कि आप इसको प्रैक्टिकली थोड़ा सा अप्लाई करें ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं ट्रेंड लाइन्स की। अब जो पॉइंट एंड फिगर चार्टिंग है ना, यहाँ पे ट्रेंड लाइन सिर्फ 45 डिग्रीज की होती है। अगर आप चाहो तो मैनुअली भी ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन जो पॉइंट एंड फिगर चार्टिंग है ना, उसमें ट्रेंड लाइन ऑटोमेटिकली ड्रॉ होती है और उसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता कि ये ट्रेंड लाइन है कि नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिकली आपको दिख जाता है कि अपवर्ड ट्रेंड लाइन है कि नहीं, डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन है कि नहीं। अब इस चीज़ को मैं आपको थोड़ा सा चार्ट पे समझा देता हूँ। सबसे पहले तो ये ड्राइंग्स में हटा देता हूँ ताकि आपको देखने में ईजी हो जाए। तो जब मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन है वो सिर्फ 45 डिग्री की होगी, तो उससे मेरा ये मतलब है। अभी मैं आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ। जैसा आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये वाली जो मेरी लाइन है ना, ये एक 45 डिग्री लाइन है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो ये कितना ईजिली फॉलो कर रही है इन ओस को। यहाँ पे मैंने ओस को कनेक्ट करके एक ट्रेंड लाइन बना दी, राइट? और ये ट्रेंड लाइन जैसे ही ब्रेक हुई, एक मेरा सेल का सिग्नल बन गया। इसके बारे में हम लोग बाद में अभी बात करेंगे, लेकिन आप देख सकते हो कि कितना ईजिली मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन बना दी। अगर ये लाइन चार्टिंग होती या कैंडल स्टिक चार्टिंग होती तो मुझे ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में बहुत दिक्कत होती, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन है ना, वो सिर्फ 45 डिग्रीज की ही होती है ऑटोमेटिक। अगर आपको मैन्युअली ड्रॉ करनी है तो आप कर सकते हो, लेकिन उनकी एक्यूरेसी कितनी होगी कितनी नहीं होगी उसके बारे में कोई बैक टेस्टिंग नहीं की जा सकती। लेकिन ये जो 45 डिग्री वाली ट्रेंड लाइन है ना, इसकी टेस्टिंग ज़रूर की जा सकती है। सो आई थिंक ये आपको ट्रेंड लाइन वाला जो कंसेप्ट है ना, वो समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने एक और डायग्राम लगा के रखा है जहाँ पे आप देख सकते हो कैसे काम करती है ट्रेंड लाइन हमारी। इसको आप चाहो तो बहुत ही लंबे ट्रेंड में भी प्लॉट कर सकते हो, बहुत ही ईजी तरीका है दोस्तों ये। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं 8 स्टैंडर्ड पैटर्न्स के बारे में जो कि पॉइंट एंड फिगर चार्टिंग के अंदर हैं। आई होप आपने ये सारे पैटर्न्स ऑलरेडी पहले पढ़ के रखे होंगे कैंडल स्टिक के ऊपर। जैसे डबल टॉप डबल बॉटम क्या होता है, ये कैंडल स्टिक में आपने पढ़ा होगा। ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम, असेंडिंग ट्राइंगल डिसेंडिंग ट्राइंगल, स्पेड ट्रिपल बॉटम, बुलिश और बेयरिश ट्राइंगल, स्पाइक वगैरह क्या होती है, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी होंगी कैंडल स्टिक के ऊपर। लेकिन जो पॉइंट एंड फिगर चार्टिंग है, वहाँ पे ये सारी चीज़ें कैसी दिखती हैं, कैसे ट्रेडिंग करी जाती है इन सब चीज़ों के ऊपर, वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि ये जो पॉइंट एंड फिगर चार्टिंग के जो पैटर्न्स है ना, इनको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा ईजी है, कैंडल स्टिक से भी ज़्यादा ईजी है। बस आपको थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा चार्टिंग के ऊपर। अभी दोस्तों जैसे मैं यहाँ पे आपको समझा रहा था, तो मैंने बातों ही बातों में एक पैटर्न को ड्रॉ कर दिया। ये वाला जो पैटर्न है इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिकल ट्राइंगल। और यहाँ पे ये सिमेट्रिकल ट्राइंगल में नीचे वाला ब्रेकआउट आया, मतलब ये एक मेरी सेल की पोजीशन है। सो ये मैंने ईजिली ड्रॉ कर दिया सिमेट्रिकल ट्राइंगल को। अब अगर मैं सिमेट्रिकल ट्राइंगल के अलावा दूसरे पैटर्न्स को ड्रॉ करना चाहूँ, जैसे कि मैं आपको एक और पैटर्न ड्रॉ करके बताता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। और ये वाला पैटर्न तो आई थिंक आप एक बार में पकड़ लोगे कौन सा पैटर्न है ये पैटर्न है दोस्तों मेरा फ्लैग पैटर्न। यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला जो पैटर्न है ना, ये फ्लैग पैटर्न है, क्योंकि ये जो रेड वाला मेरा ओ वाला कॉलम है, ये दर्शा रहा है बेयरिशनेस को, और ये बड़ा वाला मूव आया है यहाँ पे। इसी वजह से ये जो फ्लैग पैटर्न है ना, ये एक वैलिड पैटर्न है। तो यहाँ पे मैंने आपको सिमेट्रिकल ट्राइंगल समझा दिया, यहाँ पे मैंने आपको फ्लैग पैटर्न को समझा दिया। अब मैं आपको समझाता हूँ डबल बॉटम के बारे में। सो यहाँ पे दोस्तों ये मुझे मिल गया डबल बॉटम, इसको मैं ड्रॉ करके आपको बता देता हूँ।
आप देख सकते हो ये जो दो ओज है ना, ये कनेक्ट हो रहे हैं आपस में, दो ओज को मैंने कनेक्ट किया और एक डबल बॉटम बना दिया आपके सामने। अब मैं कुछ और पैटर्न्स आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ, बस मैं आपको सिंप्लिसिटी बताना चाहता हूँ कि कितना सिंपल है। यहाँ पे दोस्तों ये आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे डबल टॉप आपको ड्रॉ करके बता दिया। तो इस टाइप से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो इन पैटर्न्स को और ट्रेड कर सकते हो। तो मुझे नहीं लगता है इसमें बहुत ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस है, आप बहुत ही ईजिली समझ सकते हो कि कैसे इन पैटर्न्स को ट्रेड करना है दोस्तों। बस एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें जो ट्रेडिंग स्टाइल है ना, वो थोड़ी सी अलग है। जो पॉइंट एंड फिगर चार्टिंग होती है ना, उसमें यूजली ब्रेकआउट्स पे ट्रेड किया जाता है। जैसे कि ये जो डबल टॉप है, अगर ये डबल टॉप पे ब्रेकआउट आएगा ना, तो मैं बाय की ट्रेड लूंगा। और अगर ये डबल बॉटम है मेरा नीचे की तरफ, तो और अगर इसमें नीचे की तरफ ब्रेकआउट आएगा ना, तो मैं सेल की पोजीशन लूंगा। हालांकि मैं बाय की भी पोजीशन ले सकता हूँ, लेकिन उसके क्राइटेरियाज अलग हैं। लेकिन अगर ये मेरा डबल बॉटम टूट जाता है, तो यहाँ पे सेल की भी एंट्री मैं ले सकता हूँ। तो बहुत ही वर्सेटाइल है ये वाली चार्टिंग। मैं आपको अभी एक एग्जाम्पल समझा देता हूँ ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए ये वाली चीज़। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, ये वाला जो प्राइस पीरियड है, यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया था मेरा डबल टॉप, राइट। यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया था मेरा डबल टॉप, और मुझे ऐसा लगता है आपको ये दिख रहा होगा अच्छे से। अब आप देख सकते हो इसमें ध्यान से कि ये वाली जो जगह है ना, यहाँ पे ब्रेकआउट आया है ना, ये वाली जगह पे ब्रेकआउट आया। तो जैसे ये एक्स वाला ब्रेकआउट आया, यहाँ पे मेरी एक बाय की पोजीशन मैं इनिशिएट कर सकता था, राइट। जैसे ये ब्रेकआउट आया, मेरी बाई की पोजीशन यहाँ पे इनिशिएट हो जाती। तो इस टाइप से आप इसको ट्रेड कर सकते हो। अब मैं आपको इसमें ये भी समझाता हूँ कि आप सेल की पोजीशन कैसे इनिशिएट कर सकते हो इसमें। तो उसके लिए मुझे आपको वापस से पूरा सीन समझाना पड़ेगा। ये वाली जो जगह थी दोस्तों, यहाँ पे हमने अपना डबल टॉप आइडेंटिफाई किया था। अब यहाँ पे सेल की पोजीशन कैसे बनती, वो मैं आपको समझा देता हूँ। इस बॉक्स को मैं पहले हटा देता हूँ ताकि इजी दिखे आपको देखने में। तो दोस्तों अगर यहाँ पे मेरा ये डबल टॉप बना हुआ है ना, तो यहाँ पे मेरी सेल वाली जो एंट्री है ना, वो होगी इस पॉइंट के नीचे। ये वाला जो ओ है, ये वाला जो ओ है, आप देख सकते हो इसने अपने प्रीवियस ओ को तोड़ दिया नीचे की तरफ, है ना। हमने ऐसा बढ़ा था कि हम सेल तब करेंगे जब ये जो करंट वाली ओ लाइन है, ये अपनी प्रीवियस वाली ओ लाइन को तोड़ देगी नीचे से। तो ऐसा ही यहाँ पे हुआ। तो ये वाला जो मेरा ओ पॉइंट है, यहाँ पे मैं कर सकता था सेल। तो इस टाइप से आप डबल टॉप में या डबल बॉटम में बाय और सेल की पोजीशंस बना सकते हो। यही सेम रूल अप्लाई होता है ट्रिपल टॉप पे या ट्रिपल बॉटम पे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि पॉइंट एंड फिगर चार्टिंग को कैसे यूज़ किया जाता है प्रैक्टिकली। और ये सारे जो पैटर्न्स है ना, इनको आइडेंटिफाई करना काफ़ी ज़्यादा आसान है दोस्तों। आप बहुत ही ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो इन सारे पैटर्न्स को। अगर आप थोड़ी सी भी प्रैक्टिस करोगे तो मुझे नहीं लगता आपको कोई भी दिक्कत होने वाली है। तो यहाँ पे बहुत सारे पैटर्न्स मैंने मेंशन किए हैं, जैसे डबल टॉप, डबल बॉटम, राइजिंग बॉटम, डिक्लाइनिंग टॉप। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये सारे पैटर्न्स समझ में आ जाएंगे। तो मैं अभी उन्हीं पैटर्न्स के बारे में बात करूंगा जो कि मुझे ऐसा लगता है थोड़े से टफ हैं और जो कि एग्जाम में आ सकते हैं और उनके आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो मैं स्पेसिफिक पैटर्न्स के बारे में बात करूंगा। ये सारे जो पैटर्न्स हैं ना, ट्राइंगल वगैरह, कि आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मैं इनको अभी स्किप कर रहा हूँ, मैं आपको मेन मेन पैटर्न समझाऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग समझते हैं असेंडिंग ट्रिपल टॉप और डिसेंडिंग ट्रिपल बॉटम को। अब ये कैसे दिखते हैं चार्ट के ऊपर, इसको मैं समझाता हूँ। तो दोस्तों मुझे यहाँ पे असेंडिंग ट्राइंगल मिल गया है। ये वाला जो पॉइंट है ना दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो जो प्राइजेस है ना, वो ऊपर जा रहे हैं। ये जो पहला वाला एक्स कॉलम था मेरा, और जो दूसरा वाला एक्स कॉलम है, वहाँ पे एक्स जो है वो सिर्फ एक पॉइंट से आगे बढ़ा, एक पॉइंट से ऊपर बढ़ा। जो तीसरा वाला है उसमें एक्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए। लेकिन ये वाला जो एक्स पॉइंट है ना, मैं इसको वापस से मार्क कर देता हूँ। यहाँ पे मेरी बाय की पोजीशन इनिशिएट हो सकती थी एज पर असेंडिंग ट्रिपल टॉप। आई होप आपको ये असेंडिंग ट्रिपल टॉप समझ में आया होगा। जो डिसेंडिंग ट्रिपल टॉप है, ये जस्ट उसका उल्टा होता है। बस जो एक्स है उसकी जगह हम ओस को लेते हैं और ओस नीचे की तरफ बनते हैं। मैं आपको उसके बारे में भी समझा देता हूँ। सो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं ट्रिपल बॉटम को समझने के लिए, असेंडिंग ट्रिपल बॉटम को समझने के लिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये वाला जो मेरा पैटर्न है, इस वाले पैटर्न को मैं बोलूँगा असेंडिंग ट्रिपल बॉटम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ओज हैं वो लगातार नीचे की तरफ बन रहे हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। असेंडिंग ट्रिपल टॉप और ट्रिपल बॉटम हमारा हो गया है। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं स्प्रेड ट्रिपल टॉप और स्प्रेड ट्रिपल बॉटम की। ये वाला जो पैटर्न है, ये भी आपको ईजिली मिल जाएगा, लेकिन हो सकता है एक क्वेश्चन
यहाँ से आ जाए, इसी वजह से मैं इस पैटर्न को कवर कर रहा हूँ। तो वापस से सारी ड्राइंग्स हम लोग हटा देते हैं। अब बात करते हैं हम लोग स्प्रेड ट्रिपल टॉप या स्प्रेड ट्रिपल बॉटम की। तो दोस्तों ये आईटीसी के चार्ट में हम लोगों ने पहले भी इस डबल टॉप को आइडेंटिफाई किया था, है ना। लेकिन जो तीसरा वाला टॉप है वो इस लेवल पे नहीं बना। ये वाली जो एक्स लाइन है ना, यहाँ पे नहीं बना। जो जो मेरा तीसरा टॉप है वो थोड़ा सा दूर बना, वो यहाँ पे बना, राइट। तो थोड़ा सा स्प्रेड था, थोड़ा सा दूर था, इसी वजह से हम लोग इसको बोलते हैं स्प्रेड ट्रिपल टॉप। तो जैसे ही ये स्प्रेड ट्रिपल टॉप पे ब्रेकआउट आ जाए, बाय कर सकते हो आप। और इसी टाइप से हम इस वाले पैटर्न को आइडेंटिफाई करते हैं। तो जो पहला और दूसरा टॉप है वो मुझे यहीं पे मिल गया, लेकिन जो तीसरा टॉप है वो थोड़ा सा दूर मिला। अगर मेरा नॉर्मल स्टैंडर्ड ट्रिपल टॉप होता तो मुझे तीसरा वाला जो एक्स है ना वो यहीं पे मिल जाता, वो इसी जगह पे मिल जाता, तीसरे वाले एक्स पे ही, लेकिन थोड़ा सा दूर मिला, इसलिए मैंने इसको स्प्रेड ट्रिपल टॉप बोल दिया। ऐसे ही आप स्प्रेड ट्रिपल बॉटम को भी आइडेंटिफाई कर सकते हो चार्ट के ऊपर। आई होप ये वाला पैटर्न आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं ट्राइंगल्स की। ट्राइंगल्स में मैंने आपको सिमेट्रिकल ट्राइंगल के बारे में बता दिया था कि सिमेट्रिकल ट्राइंगल क्या होता है। वापस से हम लोग समझ लेते हैं उस चीज़ को। यहाँ पे दोस्तों मुझे एक और ट्राइंगल पैटर्न मिल गया है, इसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा। ये वाला जो पैटर्न है ना, ये मेरे ख्याल से एक ट्राइंगल पैटर्न ही है। तो ये भी एक मेरा ट्राइंगल पैटर्न है, और यहाँ पे जो मेरा ब्रेकआउट है वो नीचे की तरफ हुआ। हालांकि ये एक फेल्ड वाला ब्रेकआउट है, मतलब यहाँ पे हमें लॉस हो जाता, लेकिन इस टाइप से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो ये सिमेट्रिकल ट्राइंगल को। और ऐसे ही आप असेंडिंग ट्राइंगल, डिसेंडिंग ट्राइंगल, ये सारी चीज़ों को भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। हम लोगों ने ये वाले सिमेट्रिकल ट्राइंगल को भी ढूंढा था थोड़ी ही देर पहले, और यहाँ पे जो नीचे की तरफ ब्रेकआउट आया था, अगर हम स्पीड रेट लेते सेल का तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट हो जाता। तो इस प्रकार से आप असेंडिंग ट्राइंगल, डिसेंडिंग ट्राइंगल, सिमेट्रिकल ट्राइंगल, इन ट्राइंगल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो अपनी ट्रेडिंग के लिए। और जिस दिशा में ब्रेकआउट आए उसी दिशा में ट्रेड लेना है। अगर ये ब्रेकआउट मेरा ऊपर की तरफ आया होता तो मेरा जो ट्रेड है वो बाय का होता। आई होप आपको ये ट्राइंगल समझ में आए होंगे। क्वेश्चन इनसे भी आ सकते हैं। अब ये जो कैटापल्ट पैटर्न है ना दोस्तों, इससे हो सकता है आपको एक क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि जब मैंने एग्जाम दिया था सीएमटी का तो मुझे कैटापल्ट का एक क्वेश्चन आया था। सो इस वाले पैटर्न को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा आप लोग। ये दोस्तों एक कन्फर्मिंग फॉर्मेशन है, और ये कैसे बनता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों इट रिजल्ट्स फ्रॉम द पुल बैक और थ्रो बैक आफ्टर द ब्रेकआउट फ्रॉम अ ट्रिपल टॉप और ट्रिपल बॉटम फॉर्मेशन। मतलब जब एक ट्रिपल टॉप और ट्रिपल बॉटम का फॉर्मेशन बन जाता है, उसके बाद जो पुल बैक या थ्रो बैक आता है, और उसके बाद जो स्टॉक ऊपर या नीचे जाता है, उसको हम बोलते हैं कैटापल्ट। मतलब बेसिकली एक ट्रिपल टॉप या ट्रिपल बॉटम बना, फिर एक थ्रो बैक या पुल बैक आया, और वो थ्रो बैक या पुल बैक आने के बाद जो स्टॉक है वो अपनी जो दिशा है उसको कंटिन्यू करता है, और उस पैटर्न को हम बोलते हैं कैटापल्ट। अब ये कैटापल्ट पैटर्न को मैं आपको चार्ट पे समझा देता हूँ। अगेन सारी की सारी ड्राइंग्स हम लोग हटा देते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग वापस से उसी ट्रिपल टॉप के एग्जाम्पल को ले लेते हैं जिसको हमने आइडेंटिफाई किया था। तो यहाँ पे मैंने वापस से अपना ट्रिपल टॉप के ऊपर एक लाइन बना दी है, और ये मेरा फर्स्ट टॉप है, ये मेरा सेकंड टॉप है। मेरे कर्सर पे ध्यान दीजिए आप लोग, और ये वाला जो है वो मेरा थर्ड टॉप है, राइट। लेकिन ये जो थर्ड टॉप मेरा बनाना दोस्तों, इसके बाद जो स्टॉक है वो डायरेक्टली एकदम ऊपर नहीं गया, मतलब एक्स एक्स बना के ऐसे हवा में नहीं उड़ गया, राइट। यहाँ पे स्टॉक ने क्या किया, कुछ एक्स पॉइंट बनाए, फिर यहाँ पे अगेन उसने क्या किया, एक थ्रो बैक लिया, एक थ्रो बैक लिया, फिर उसके बाद वो ऊपर गया, फिर एक थ्रो बैक लिया, फिर उसके बाद वो ऊपर गया। तो जब भी ऐसा ब्रेकआउट आता है मेरा, जैसे ये वाला जो थर्ड वाला मेरा कॉलम था, यहाँ पे मुझे ब्रेकआउट मिला, राइट। तो अब जो ब्रेकआउट के बाद मेरा थ्रो बैक आ रहा है ना, और फिर थ्रो बैक आने के बाद जो स्टॉक ऊपर जा रहा है ना, इस सिचुएशन को मैं बोलता हूँ कैटापल्ट। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अगर यही चीज़ मेरे साथ डाउन ट्रेंड में हो रही है, अगर डाउन ट्रेंड में कोई भी स्टॉक जो है उसने अपना सपोर्ट तोड़ा है और सपोर्ट तोड़ के नीचे की तरफ गया, फिर एक पुल बैक आया, फिर उसी सपोर्ट जोन पे आया, फिर वहां से नीचे गया, तो वो वाली सिचुएशन में दोस्तों जो कैटापल्ट है वो बेरिश होगा। ये वाली जो सिचुएशन थी, यहाँ पे कैटापल्ट जो था वो बुलिश था। तो जो बुलिश कैटापल्ट होते हैं वो थोड़े से ज़्यादा पावरफुल होते हैं एज कम्पेयर टू बेयरिश कैटापल्ट। आई होप ये वाला कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों मैं आपको एक
बेरिश कैटापल्ट भी समझा देता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसकी समझ होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे दोस्तों ये वाला जो पॉइंट है, ये मेरा फर्स्ट वाला बॉटम है, ये वाला मेरा सेकंड बॉटम पॉइंट है, और ये वाला जो पॉइंट है ना, ये मेरा थर्ड वाला बॉटम पॉइंट है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो मेरे को यहाँ पे एक और ट्रिपल बॉटम मिल गया है ना, लेकिन यहाँ पे प्राइस नीचे गया, फिर उसके बाद आप देख सकते हो ये पुल बैक आना शुरू हो गया है ना, ये पुल बैक आना प्राइजेस में शुरू हो गया। तो जब भी ये ट्रिपल बॉटम बने और उसके बाद पुल बैक आए, फिर प्राइजेस नीचे की तरफ जाने लगे, उस पैटर्न को मैं बोलूंगा बेयरिश कैटापल्ट। आई होप ये बेयरिश कैटापल्ट और बुलिश कैटापल्ट आपको समझ में आया होगा। और दोस्तों ये बुलिश कैटापल्ट बेयरिश कैटापल्ट कुछ ऐसा दिखते हैं आइडियली सिनेरियो में। अब जो मैंने आपको पिक्चर दिखाई वो तो रियल पिक्चर थी, तो उसमें हो सकता है आपको इतना क्लैरिटी ना हुई हो, लेकिन आइडियली अगर हम बात करें तो ये कुछ इस टाइप से दिखते हैं बुलिश और बेयरिश कैटापल्ट। अब हम बात करते हैं स्पाइक्स के बारे में, इसको लॉन्ग टेल भी बोला जाता है। सो इट हैपेंस व्हेन अ कंटिन्यूअस स्ट्रेट लाइन अकर्स ऑन अ चार्ट। जब भी एक्स एक्स या ओ की एकदम बहुत सारी लड़ी लग जाएगी, मतलब एक बार में बहुत सारे एक्स बन रहे हैं या ओ बन रहे हैं, 17 से 20 बॉक्सेस बन जाए एक्स या ओ के, मैं उसको बोलूँगा कि ये एक स्पाइक है। अब इसको तो आइडेंटिफाई करना आई थिंक बहुत ईजी है, मैं फटाक से ड्राइंग हटा देता हूँ और एक आध आपको स्पाइक दिखाता हूँ कि कहाँ पे बनी है। तो दोस्तों ये वाला जो ओ वाला जो आप देख सकते हो जो कॉलम है, ये मेरे ख्याल से एक स्पाइक है। क्यों? क्योंकि 15 से 20 कॉलम आप देख सकते हो, इतना ज़्यादा तो गिर चुका है प्राइस कुछ ही टाइम में। तो ये वाला जो ओ वाला जो कॉलम है, ये मेरे ख्याल से एक स्पाइक है, राइट। और अगर मैं दूसरी स्पाइक आइडेंटिफाई करूँ तो आई थिंक ये भी एक स्पाइक है। अब हमने दो बेयरिश ले ली है, तो एक बुलिश भी ले लेते हैं। ये आप देख सकते हो, ये वाली जो स्पाइक है ये एक बुलिश स्पाइक है। सो स्पाइक को आइडेंटिफाई करना बहुत ही ईजी है। जब भी बहुत सारे एक्स आपको दिख जाएं किसी एक कॉलम में बनते हुए, तो वो एक स्पाइक है। जब भी बहुत सारे ओज आपको बनते हुए दिख जाएं एक लाइन पे, तो वो एक स्पाइक है। आई होप ये स्पाइक आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं राइजिंग ट्रेंड लाइन्स के बारे में। ये राइजिंग ट्रेंड लाइन्स क्या होती हैं, इसको हम लोग समझते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि जो ट्रेंड लाइन का एंगल होता है वो 45 डिग्रीज का होता है, लेकिन अब इनमें ट्रेडिंग कैसे करी जाती है उसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले अगेन मैं सारी की सारी ड्राइंग्स हटा देता हूँ और एक आपको अच्छी सी राइजिंग ट्रेंड लाइन मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो जैसा कि हम लोग नॉर्मल ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं, तो हम लोग नॉर्मली ऐसे नीचे से ड्रॉ करते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन है ना, उसको मैं ऊपर से ड्रॉ करता हूँ, ऐसे ऐसे मैं ड्रॉ करता हूँ 45 डिग्री के एंगल पे। तो 45 डिग्री का एंगल आई थिंक कुछ इस टाइप से बनेगा, और थोड़ा सा मुझे ऊपर से ड्रॉ करना चाहिए इसको, इस टाइप से। सो ये है मेरा 45 डिग्री का ट्रेंड लाइन। अब यहाँ पे जब भी ब्रेकआउट आएगा ना, मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ ब्रेकआउट आया। जैसे ये वाला जो कॉलम है, यहाँ पे एक्स से मुझे एक ब्रेकआउट मिला, तो ये मेरा एक बाय पॉइंट हो सकता है। तो दोस्तों इस टाइप से आप ट्रेंड लाइन को बना के ट्रेड कर सकते हो। जैसे हम लोग नॉर्मली चैनल बनाते हैं टेक्निकल एनालिसिस के अंदर, जब भी वो प्राइस चैनल को तोड़ता है किसी भी तरफ से, तो हम लोग उसमें ट्रेड ले लेते हैं। सेम उसी तरीके से आप इस पे भी काम कर सकते हो पॉइंट एंड फिगर चार्टिंग के अंदर। तो जैसे ही आपने कोई चैनल बनाया और जब कोई स्टॉक उस चैनल की अपर लाइन को तोड़ के ऐसे ऊपर चला जाए तो बाय कर लो। अगर आपने चैनल नीचे की तरफ बनाया है और नीचे वाली लाइन को तोड़ के अगर प्राइजेस नीचे की तरफ जाने लगे, तो आप वहाँ पे सेल की पोजीशन बना सकते हो। तो इस टाइप से काम करती हैं हमारी राइजिंग ट्रेंड लाइंस, और आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब दोस्तों हम बात करते हैं डिक्लाइनिंग ट्रेंड लाइंस की। सो राइजिंग ट्रेंड लाइन में हम लोग ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ बना रहे थे, डिक्लाइनिंग वाले में हम लोग नीचे की तरफ ट्रेंड लाइन बनाएंगे। मतलब जो स्लोप होगा ना वो ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा, राइट। और आप पिक्चर में भी देख सकते हो कि किस टाइप से डिक्लाइनिंग ट्रेंड लाइन काम करती है, जस्ट लाइक अ चैनल। अगर चैनल के ऊपर ब्रेकआउट आए तो बाय कर लो, चैनल के नीचे ब्रेकआउट आए तो सेल कर लो। बहुत ही ज़्यादा सिंपल चीज़ है ये। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि ये जो पॉइंट एंड फिगर चार्टिंग है, इसमें प्राइस ऑब्जेक्टिव या प्राइस टारगेट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो इसके दो मेथड है। पहला मेथड है हॉरिजॉन्टल मेथड, दूसरा मेथड है वर्टिकल मेथड। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो पूरा पॉइंट एंड फिगर चार्टिंग का चैप्टर है ना, उसमें से सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो यही है कि कैसे प्राइस ऑब्जेक्टिव कैलकुलेट किया जाता है पॉइंट एंड फिगर चार्टिंग में। और इससे मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ एक आध क्वेश्चन तो आपको आएगा ही आएगा।
2-3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन तो इससे मेरे ख्याल से आना ही चाहिए, क्योंकि लेवल 2 और लेवल 3 में पॉइंट एंड फिगर चार्टिंग को कवर नहीं किया गया है। तो यहाँ पे आपको टेस्ट किया जाएगा पॉइंट एंड फिगर चार्टिंग में अच्छे तरीके से। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हॉरिजॉन्टल काउंट की। तो यहाँ पे दोस्तों एक हाइपोथेटिकल चार्ट मैंने बना के रखा है, और जैसा आप लोग देख सकते हो, ये जो एग्जांपल है ना, यहाँ पे बन रहा है मेरा ट्रिपल बॉटम, राइट। और यहाँ पे मैंने ऐसा लिख के रखा है कि ये बाय जोन है। एक्चुअली में दोस्तों बाइंग यहाँ पे नहीं होगी, बाय होगी ये वाली एक्स पे। ये जो ग्रीन वाला आपको एक्स दिख रहा है ना, इसके एक जो ऊपर है, इसके ऊपर जो एक्स है ना, यहाँ पे बाइंग होगी। क्यों? क्योंकि जो पिछला वाला एक्स था उसका लेवल था $15, और जैसे ही प्राइस ने $15 को क्रॉस किया, हमारा जो बाई का सिग्नल है वो जनरेट हो गया। तो बाइंग का सिग्नल बेसिकली $16 पे जनरेट होगा। अब सवाल ये आता है कि हमें हॉरिजॉन्टल जो काउंटिंग है उसके हिसाब से प्राइस टारगेट को कैसे कैलकुलेट करना है। तो उसका स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी बुक में भी फॉर्मूला लिखा होगा, और उस फॉर्मूले को देख के आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ें समझा देना चाहता हूँ पहले। यहाँ पे दोस्तों बेस प्राइस क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको वो समझाना चाहूँगा। दोस्तों जो बेस प्राइस है ना, वो बेसिकली लोएस्ट प्राइस होता है पैटर्न का। जैसे अब यहाँ पे मेरा ट्रिपल बॉटम बना, तो ट्रिपल बॉटम में तीनों जो पॉइंट्स है वो एक ही लेवल पे बने, तो यहाँ पे जो मेरा बेस प्राइस है वो 11 हो गया। लेकिन अगर एक को यहाँ पे थोड़ा सा नीचे बन जाता है 10 पे, तो जो मेरा बेस प्राइस है ना वो 10 का हो जाता। तो इस टाइप से आपको बेस प्राइस को देखना है। जो भी लोएस्ट प्राइस है आपके पैटर्न का, वो हो जाएगा आपका बेस प्राइस। आई होप ये बेस प्राइस आपको समझ में आया होगा। अब दूसरी चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ, वो है कंसोलिडेशन एरिया। कंसोलिडेशन को दोस्तों आपने नॉर्मल कैंडलस्टिक चार्टिंग में पढ़ा होगा। कंसोलिडेशन क्या होता है? जब भी मार्केट में साइडवेज मूवमेंट आता है, उसको हम बोलते हैं यार देखो कंसोलिडेट हो रहा है। अब यहाँ पे कंसोलिडेशन का मतलब है दोस्तों, ये पैटर्न बनने में कितना ज़्यादा टाइम ले रहा है, वो हमें बता रहा है कंसोलिडेशन एरिया। टाइम से मेरा मतलब है कितने ज़्यादा कॉलम ले रहा है। यहाँ पे दोस्तों इस केस में 6 कॉलम का कंसोलिडेशन हुआ है, आप देख सकते हो। ये जो ट्रिपल बॉटम बना है ना, ये पूरा पैटर्न बनने में 6 कॉलम्स यूज हुए हैं। तो जो कंसोलिडेशन एरिया है वो मेरा 6 कॉलम का है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। जो मेरा बॉक्स साइज है वो $1 का है। आप देख सकते हो यहाँ पे इजीली आपको दिख रहा होगा। जो दो कॉलम्स के बीच का डिफरेंस है, जैसे कि ये जो पहला वाला कॉलम है वो 13 है, इसके ऊपर वाला कॉलम 14 है। 14 माइनस 13 1, मतलब $1 का जो है वो मेरा बॉक्स साइज है। अब जो रिवर्सल साइज है वो 3 का है। ये 1 into 3 चार्टिंग है, मतलब जो $1 है उसका बॉक्स साइज होगा, $3 का मेरा रिवर्सल साइज होगा। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, और ये पॉइंट्स आपको भी देखने पड़ेंगे प्राइस टारगेट को कैलकुलेट करते वक्त। तो कंसोलिडेशन एरिया को आपको समझना पड़ेगा अच्छे से, बेस प्राइस को आपको देखना पड़ेगा अच्छे से, बॉक्स साइज और रिवर्सल साइज आपके क्वेश्चन में मेंशन होगा। सो इन सारी चीज़ों को जब आप पता लगा लेंगे, तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको देखना है कंसोलिडेशन एरिया को, जो कि इस केस में था मेरा 6। आपको देखना है बॉक्स साइज को, जो कि मेरा है 1। तो कंसोलिडेशन एरिया इंटू बॉक्स साइज इंटू रिवर्सल साइज, 6 into 1 into 3 आ गया मेरा 18। अब ये जो 18 पॉइंट्स है ना, ये होंगे मेरे टारगेट के। अब लेकिन 18 पॉइंट्स को मुझे ऐड करना पड़ेगा बेस प्राइस पे। बेस प्राइस मतलब जो मेरा लोएस्ट प्राइस है ना, उसमें ऐड करना पड़ेगा मुझे। और जब मैं 18 प्लस बेस प्राइस करूंगा, जो कि इस केस में 11 है, तो 29 रुपीज़ मेरा निकल के आ जाएगा टारगेट। इस टाइप से आप मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हो पॉइंट एंड फिगर चार्टिंग में अपने टारगेट्स। अब दोस्तों कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता टेक्निकल एनालिसिस में। ये टेक्निकल एनालिसिस एक आर्ट है। साइंस तो है ही टेक्निकल एनालिसिस, लेकिन साइंस के साथ साथ एक आर्ट भी है। तो आप इसमें अपनी सब्जेक्टिविटी, अपना जजमेंट यूज़ कर सकते हो, और टारगेट प्राइस को बदल भी सकते हो अपनी पर्सनल ट्रेडिंग में। लेकिन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जब से आपसे पूछा जाए कि हॉरिजॉन्टल काउंटिंग के हिसाब से कैसे आपको टारगेट कैलकुलेट करना है, कैसे आप टारगेट को कैलकुलेट करोगे, तो आपको यही मेथड यूज़ करना है। ये फॉर्मूला आई थिंक आपकी बुक में भी मेंशन होगा, लेकिन इतना ज़्यादा डिस्क्रिप्टिवली, इतना ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको समझाया नहीं होगा बुक में। सो ये चीज़ को दोस्तों समझ के आई थिंक आप लोग बहुत ही ईजिली कैलकुलेट कर पाओगे हॉरिजॉन्टल काउंटिंग में अपने प्राइस टारगेट को पॉइंट एंड फिगर चार्टिंग के अंदर। अगर ये चीज़ नहीं आई है अभी आपको समझ में, तो वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड कीजिए और वापस से देखिए, ताकि आपको समझ में आए ये हॉरिजॉन्टल प्राइस काउंटिंग वाली चीज़, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये प्राइस टारगेट को कैलकुलेट करना हॉरिजॉन्टल काउंटिंग के थ्रू इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसकी अंडरस्टैंडिंग आई थिंक आप लोगों को होनी चाहिए। अब दोस्तों हम बात करते हैं वर्टिकल काउंट की, जो कि दूसरा मेथड है प्राइस ऑब्जेक्टिव या प्राइस टारगेट को कैलकुलेट करने का। इसको हम लोग देखते हैं।
तो दोस्तों अगेन यहाँ पे मैंने मिस्टेक करी है बाइंग पॉइंट को सिलेक्ट करने में। जो मेरा बाय वाला जो पॉइंट है ना वो है $16 के ऊपर। ये वाला जो पॉइंट है ना ये है मेरा बाय पॉइंट। क्यों? क्योंकि जो पिछला वाला एक्स वाला कॉलम था ना वो खत्म हुआ था $15वें पे, राइट। तो अगर मेरे को बाय सिग्नल चाहिए तो एक एक्स उसके ऊपर बनना पड़ेगा। ये जो करंट कॉलम है ना उसका जो एक्स है उसको एक लेवल ऊपर प्लॉट होना पड़ेगा, तब जाके मैं मानूंगा कि हाँ कोई बाय का सिग्नल आया है। और यहाँ पे मैंने अगेन ट्रिपल बॉटम पैटर्न को ही यूज़ किया है ताकि आप लोग सिंपल तरीके से समझ पाएँ कैसे प्राइस को कैलकुलेट किया जाता है, कैसे टारगेट प्राइस निकाला जाता है। अब दोस्तों जो वर्टिकल प्राइस टारगेट कैलकुलेशन है वहाँ पे काउंट कॉलम को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अब एक काउंट कॉलम को आइडेंटिफाई करना काफ़ी ईजी है। जिस भी कॉलम में आपको ब्रेकआउट होता हुआ दिखे वो है आपका काउंट कॉलम। जैसे ये वाला जो कॉलम है जिसको मैंने ब्लू से मार्क करके रखा है, ये वाले कॉलम में मुझे ब्रेकआउट मिला। ये जो पिछला वाला एक्स था वो 14 के लेवल पे था। जैसे ही प्राइस 15 के लेवल पे आया मुझे समझ में आ गया कि हाँ यार यहाँ पे बाइंग है। सो ये वाला जो है मेरा कॉलम ये हो गया मेरा काउंट कॉलम। लेकिन मैं यहाँ पे बाय तो कर सकता हूँ अपने स्टॉक को, लेकिन मुझे टारगेट अभी पता नहीं चलेगा। मैं इस पॉइंट से अपने टारगेट को कैलकुलेट करना नहीं करूँगा चालू। एक बार मुझे पहले ये पूरे एक्स वाला जो फॉर्मेशन है ना इसको पूरी तरीके से बनने देना होगा। उसके बाद ही मैं ये डिसाइड कर सकता हूँ कि मेरा टारगेट क्या होगा। जब ये पूरा एक्स वाला फॉर्मेशन बन के ख़त्म हो जाएगा और जब एक रिवर्सल आएगा तब मुझे पता चलेगा यार ये जो एक्स वाला जो कॉलम है ना ये कितना बड़ा है, इसकी हाइट क्या है, कितना एक्सटेंशन है इसका। टेक्निकल टर्म है एक्सटेंशन। तो इस वाले केस में जो मेरा एक्सटेंशन है ना वो 6 पॉइंट्स का है या 6 कॉलम्स का है। तो जो मेरा एक्सटेंशन है वो 6 है, बॉक्स साइज अगेन 1 है, रिवर्सल साइज अगेन 3 है। और जब ये पूरा मेरा कॉलम बन के ख़त्म हो जाएगा और जब रिवर्सल आएगा तब मैं अपना प्राइस टारगेट कैलकुलेट करना चालू करूँगा। और दोस्तों इसको मैं 1 into 3 पॉइंट एंड फिगर चार्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो मेरा 1 है वो है मेरा बॉक्स साइज, और उसको अगर मैं 3 गुना कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से, तो वो होगा मेरा रिवर्सल साइज। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो बॉक्स साइज 1 है, रिवर्सल साइज 3 है। तो इसी वजह से मैं इसको 1 into 3 पॉइंट एंड फिगर चार्ट बोल रहा हूँ जो कि एक स्टैंडर्ड है। अब दोस्तों हम ये समझते हैं कि वर्टिकली प्राइस टारगेट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो हमने एक्सटेंशन को देख लिया, हमने बॉक्स साइज और रिवर्सल साइज को देख लिया यहाँ पे। तो हमें सिंपली एक्सटेंशन इनटू बॉक्स साइज इनटू रिवर्सल साइज करना है। एक्सटेंशन है 6, बॉक्स साइज है 1, रिवर्सल साइज है 3। 6 into 1 into 3 18 हो गया आपका। और 18 में आपको कॉलम काउंट का जो लो है ना उसको देखना है। तो यहाँ पे जो कॉलम काउंट का लो था वो था 12, राइट। तो यहाँ पे कॉलम काउंट का जो लो है वो 12 है, और मुझे इस 12 को ऐड कर देना है 18 से जो कि मेरा ये वाले फॉर्मूले से निकल के आया था। तो 18 + 12 30, ये हो गया मेरा टारगेट। अब दोस्तों ये बात तो हो गई बुलिश वाले की कि मतलब बुलिश सिनेरियो में जब बाय वाला सिनेरियो होता है वहाँ पे कैसे टारगेट को कैलकुलेट किया जाता है। अगर यही चीज़ आपको सेल वाली सिचुएशन में दे दी जाए तब आपको कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सेल वाली सिचुएशन में दोस्तों आप लोग एक्स को नहीं लेंगे, आप लोग लेंगे ओस को। और यहाँ पे जो मैंने लिखा है ना कॉलम काउंट लो, आप उस लो को नहीं लेंगे, आप लेंगे कॉलम काउंट के हाई को। जहाँ पे भी आपको ब्रेकआउट वाला कॉलम दिखेगा, काउंट कॉलम जो दिखेगा उसका आपको हाई पॉइंट लेना है जब भी आप सेल वाली डायरेक्शन में अपना ट्रेड ले रहे हैं और वहाँ पे प्राइस को कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली कैसे प्राइस टारगेट कैलकुलेट किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई भी सवाल हो आपका तो प्लीज़ कमेंट करें वीडियो के नीचे। आपका अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो जो कि आप पर्सनली पूछना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, मेल करके पूछ सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल स्टॉक ब्रेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।